हो रही है। इट सीम्स सो वियर्ड। तू तो जानती है ना, लास्ट वीक सबरवाल सर की सडन डेथ हो गई। उसके बाद सालों बाद अचानक उनकी फैमिली का यहाँ आना, और सबसे वियर्ड उनका रिएक्शन, जो बहुत ही नॉर्मल था। और फिर अब उनके फैमिली लॉयर ने मुझे उनकी विल हियरिंग मीटिंग के लिए बुलाया है। एवरीथिंग इज सो वियर्ड यार। सारा की बातें सुनने के बाद जिम वेयर में ड्राइविंग सीट पर बैठी विनी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या यार सारा, तू भी ना। अच्छा चल, अब इतना पैनिक मत कर। आई नो तेरे बॉस तेरे लिए फादर फिगर की तरह है, बट यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये आज की लास्ट मीटिंग है तेरी एएस ग्रुप्स के लिए। अगर तेरी जॉब कंटिन्यू हो रही है देन इट्स फाइन, नहीं तो इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। विनी की प्रैक्टिकल एडवाइस सुनने के बाद सारा ने हामी भरते हुए उस टॉपिक को वहीं रोक दिया। फिर भी उसके दिमाग में हो रहे सभी इंसिडेंट्स किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। एक नॉर्मल सी असिस्टेंट को विल की हियरिंग मीटिंग के लिए बुलाना, बेवजह होना, उसे कुछ बेसलेस लग रहा था। उसे यकीन तो था कि इसके पीछे जरूर कुछ बड़ी वजह होगी, लेकिन क्या ये तो उसे वहां जाने के बाद ही पता चलता। तभी विनी उससे बोली, तुझे याद है सारा, 2 साल पहले तेरे एएस ग्रुप के इंटरव्यू पर भी मैंने ही तुझे ड्रॉप किया था। किसने सोचा था कि रोजवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जायका इन जैसे लग्जरी मैनेजमेंट के बिजनेस के बादशाह मिस्टर अजीत सबरवाल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। विनी की बात सुनकर सारा को पिछले 2 साल किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने दिखने लगे। उसे याद आया कि किस तरह एक छोटे से छोटा मेल भेजने से लेकर एक बड़े से बड़ा डिसीजन लेना मिस्टर सबरवाल ने खुद उसे सिखाया था। उसने जवाब देते हुए विनी से कहा, हाँ यार, बट डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही अचानक है? ना उन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, ना कोई बीमारी, अचानक से उनकी डेथ होना, कुछ तो स्केप्टिकल है इसमें। सारा की बात से अब विनी ने इरिटेट होते हुए कहा, ओ शेरलॉक होम्स, बस कर। आना जाना किसी के हाथ में थोड़ी होता है, अब ज्यादा सोच मत। और रही बात तुझे मीटिंग में बुलाने की, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी होगी। तू टेंशन मत ले, अगर ऐसा हुआ ना तो हम दोनों मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगी। विनी को उसे चिढ़ाते देख सारा ने सरकास्टिकली मुस्कुराकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, तू और तेरी स्टूपिड इमेजिनेशन, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तेरे लिए एक डायमंड सेट खरीद दूंगी। कोई फिल्म चल रही है क्या कि मेरे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे? चल छोड़, हम पहुंच गए। वैसे मुझे यहाँ छोड़कर तू कहाँ जा रही है? विनी ने जवाब देते हुए कहा, मेरी जान, और कहाँ जाऊंगी? पहले जिम और फिर बीच। तेरा हो जाए तो तू भी अगोंडा बीच पर आ जाना। उसके ये बोलते ही सारा अपना बैग उठा गाड़ी से उतर गई। विनी को जाते हुए देखने के बाद सारा जैसे ही मुड़ी तो उसके सामने एक खूबसूरत सी फेसिंग बंगलो था। उस बंगलो को देखने से सारी यादें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी। मिस्टर सबरवाल के इस दुनिया में ना होने के ख्याल से ही उसकी आंखें भर आईं। अपनी आंखों पर से सनग्लासेस हटाते हुए उसने मन ही मन में कहा, सर, मुझे आज भी याद है जब आपने पहली बार मुझसे वो कहा था जो मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझसे कहा था। थैंक यू वो बात मुझसे कहने के लिए। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। अगर इस जिंदगी में मैं आपके लिए कुछ कर पाई तो मैं जरूर करूंगी। अंदर जाते हुए सारा ने सनग्लासेस को अपने बैग में रखा। तभी किसी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आई बिलीव यू। यही वो 3 शब्द थे जो मिस्टर सबरवाल ने 1 साल पहले उससे कहे थे। आज फिर से वही शब्द सुन सारा के हाथ से उसका बैग नीचे गिर गया। उसे याद आया कि किस तरह उसके सबरवाल सर ने भी उससे यही कहा था। उसकी नजर खुद ब खुद उस आवाज की तरफ घूम गई। ग्रीक गॉड जैसे फेशियल फीचर्स, मस्कुलर बॉडी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा के साथ एक हैंडसम हंक चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके इस स्पेशल अपीयरेंस के बावजूद भी सारा का दिमाग उसके आखिरी लफ्जों पर रुक गया। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? सारा की साफ आवाज में किए हुए इस सवाल को सुनकर उस हैंडसम ने कहा,
आई बिलीव यू आर मिस सारा मलिक। ये सुनने के बाद सारा ने अपने आप को कुछ नॉर्मल किया, लेकिन उसे जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल पूछा। ये पूछने वाले आप कौन हैं? जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा, हम फ्यूनरल वाले दिन मिल चुके हैं आई थिंक। मैं नील सबरवाल, आपके सबरवाल सर का बेटा। इस जवाब को सुनने के बाद उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर जम सी गईं। एक दूसरे की आंखों में 5 सेकंड तक देखने के बाद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए सारा ने उससे कहा, यू आर राइट मिस्टर सबरवाल, मैं सारा मलिक हूँ। नाइस मीटिंग यू। ये बोल उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नील ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हमारी सोच काफी मिलती जुलती है मिस मलिक। उन दोनों के एक्सप्रेशंस मानो गवाही दे रहे थे कि एक दूसरे से मिलकर उन्हें कुछ अच्छा लगा। अपना हाथ छुड़ाते हुए सारा ने नीचे झुककर अपना बैग और उसमें से गिरा सामान उठाना शुरू किया। नील भी उसकी हेल्प करने के ख्याल से नीचे झुककर कुछ चीजें उठाने लगा। तभी उसे सारा के राइट हैंड के थंब के पास एक टैटू नजर आया। उसमें कर्सिव फॉन्ट में एक बर्ड के साथ बिलीव लिखा था। कुछ देर पहले का सारा का रिएक्शन याद आने से वो अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। बिलीव, इस वर्ड की आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है आई गेस। वैसे ये टैटू क्यों? इस सवाल से सारा कुछ उलझ सी गई। एक पल में उसे कुछ ना बताने का फैसला लेते हुए उसने खड़े होकर नील के हाथ से अपना मोबाइल लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली उससे कहा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं? आई डोंट थिंक सो। हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। सो मिस्टर सबरवाल, थोड़ी देर बाद अंदर मीटिंग में मिलते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद बिना एक बार भी पीछे मुड़े सारा वहां से अंदर की ओर चली गई। नील उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज तक जब भी मैंने किसी लड़की से बात की है, हर कोई एक भी चांस बिना गवाए मुझे एंटरटेन करती रही है। या तो ये लड़की जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, या फिर इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग। तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाला तो देखा फोन की स्क्रीन पर रोहन कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। नील ने फोन आंसर करते हुए कहा, सो पार्टनर, क्या सिचुएशन है? और वहां से बात करते करते ही वो बाहर की ओर निकल गया। सारा जब उस व्हाइट बंगलो में एंटर करती हुई लिविंग एरिया के एंट्रेंस तक आई तो उसने देखा एक मिडिल एज्ड क्लासी और एलिगेंट लेडी क्रिम्सन कलर की वी नेक नी लेंथ ड्रेस में कोई मैगजीन पढ़ते हुए वहां रखे लॉन्चर पर बैठी थी। उससे बहुत ही ग्रेसफुल वाइब्स आ रही थी। वहीं किसी के अंदर आने की आहट से उस लेडी ने मैगजीन से अपनी नजर हटाई और एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां उसने एक 22-23 साल की लड़की को इस तरह अंदर आते हुए देखा जैसे वो इस घर के कोने कोने को जानती हो। उस लड़की का वो अंदाज उस लेडी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी नाराजगी को छुपाए हुए उसने एक स्माइल के साथ सारा से कहा, हे सारा, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? सारा पहले से ही मिसेस माया सबरवाल को खास पसंद नहीं करती थी, जबकि उनका बर्ताव उसके साथ हमेशा ही अच्छा रहा था। फिर भी फ्यूनरल वाले दिन उनका अपनी आंखों से ग्लासेस तक ना निकालना सारा को कुछ अजीब लगा था। तब से ही वो माया सबरवाल को समझने की कोशिश कर रही थी। उनके सवाल का जवाब देते हुए उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैम, वो लॉयड बख्शी ने कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। उसका जवाब सुनकर माया कुछ नाराज हो गई, लेकिन अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए उन्होंने सारा से कहा, ओह, तो तुम्हें भी मीटिंग में बुलाया है? आ जाओ, बैठो मेरे साथ। लेकिन मिसेस सबरवाल के ऑफर को तुरंत मना करते हुए सारा ने कहा, सॉरी मैम, मैं कुछ देर पीछे गार्डन में होकर आती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बोल एक स्माइल के साथ वो वहां से बैक गार्डन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद माया के चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई थी। उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये लड़की प्रॉपर्टी और मेरे बेटे के बीच में आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। एक बार ये मीटिंग हो जाए
फिर प्रॉपर्टी और बिजनेस नील के नाम हो जाएंगे। उसके बाद ये सब बेचकर जितना जल्दी हो सके मैं नील को लेकर पेरिस के लिए निकल जाऊंगी। ये असिस्टेंट अजीत की ट्रस्टवर्दी लोगों में से लगती है। ज्यादा से ज्यादा एक रिजॉर्ट इसे दे दिया होगा शायद। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर ऐसे 10 रिजॉर्ट खरीद देगा मेरा नील मेरे लिए। अपनी सक्सेस की खुशी को अभी से इमेजिन करते हुए वो फिर से मैगजीन पढ़ने लगी। बंगलो के बैकवर्ड में बने उस खूबसूरत गार्डन में पहुंच सारा मिस्टर सबरवाल को याद कर रही थी कि कैसे वो हमेशा अपना हर संडे यहीं बिताते थे। कुछ काम होता तो सारा को भी यहीं बुला लेते थे। उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। तभी सारा को किसी के उस तरफ आने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे किसी भी सिचुएशन में हमेशा बहुत काम रहने वाला चेहरा नजर आया। सारा ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रोवर। मिस्टर ग्रोवर ने भी उसे मॉर्निंग विश किया। गार्डन में उसके साथ वॉक करते हुए मिस्टर ग्रोवर ने उससे कहा, अचानक से मिस्टर सबरवाल की डेथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सारा ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसे याद आया कि किस तरह एक हफ्ते पहले मिस्टर ग्रोवर ने ही उसे कॉल करके मिस्टर सबरवाल की डेथ के बारे में बताया था। मिस्टर ग्रोवर मिस्टर सबरवाल के करीबी दोस्त और उनके खास एम्प्लॉय थे। सारा का भी मानना था कि वो एक अच्छे एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। कुछ देर कंपनी की कंडीशन का डिस्कशन करने के बाद वो दोनों अंदर आ गए, जहां मिसेस माया सबरवाल और लॉयर बख्शी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो दोनों अंदर आ रहे हैं, लॉयर बख्शी ने मिसेस सबरवाल से कहा, अब आप जल्दी मिस्टर नील को भी बुला लीजिए, हम मीटिंग शुरू करते हैं। लॉयर की बात सुनते ही माया ने हामी भरते हुए नील को कॉल किया। उसके आने तक नौकर सबके लिए कॉफी ले आया। सभी लिविंग रूम में बैठे कॉफी पीने लगे। वहां का माहौल काफी टेंस लग रहा था। हर किसी के दिमाग में कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग का ख्याल था। एक तरफ माया सब कुछ अपने बेटे के नाम होने का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ सारा अपने खुद के यहाँ होने का रीजन समझ नहीं पा रही थी। उसे फाइनली इस कंक्लूजन पर जाने में काफी वक्त लगा कि शायद लॉयर ने उसे मिस्टर सबरवाल के बैंक डिटेल्स जानने के लिए यहाँ बुलाया होगा। उन्हीं के बीच बैठे मिस्टर ग्रोवर क्या सोच रहे थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनके चेहरे पर यह साफ जाहिर था कि इस मीटिंग में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात साफ कहना आसान नहीं था कि उन्हें इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। मिस्टर ग्रोवर के बारे में किसी नतीजे पर जाना हमेशा से ही एक डिफिकल्ट काम था। उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो किसी काम से खुश हैं या नाराज, और ना ही ये बताया जा सकता था कि उनका अगला कदम क्या होगा। उस टेंस एटमॉस्फेयर को कुछ डिस्ट्रैक्ट करते हुए नील सबरवाल वहां पहुंचा। उसके हाथ में कोई फाइल थी। सबसे लेट होने के लिए माफी मांगते हुए उसने सबको स्टडी की तरफ चलने को कहा। सब अंदर जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सारा मिस्टर ग्रोवर के पास वाली चेयर पर नील को फेस करते हुए बैठी थी। जब उसकी और नील की आंखें मिली तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल दी। लॉयर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हफ्ते पहले अजीत सबरवाल एएस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अचानक डेथ हो गई। आप सब उनके सबसे ज्यादा करीबी लोगों में आते हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, और शायद आप सभी जानते होंगे कि करीब करीब 2400 करोड़ की जायदाद वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके लास्ट सेंटेंस को सुनने के बाद माया को इस बात की तसल्ली हुई कि उसका यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं था। उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी नील के नाम होने पर जितनी खुश माया होगी, उतना तो शायद नील खुद भी नहीं होगा। लॉयर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, इतनी जायदाद के साथ ही वो अपने पीछे ये भी छोड़ गए कि अपने बाद वो किसको क्या देना चाहते थे। उन्होंने 3 महीने पहले अपनी विल मुझसे बनवाई थी और ये भी कहा था कि उनके जाने के बाद सिर्फ आप चारों ही इस वसीयत को जान सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उन्हें याद करते हुए मैं विल पढ़ना शुरू करता हूँ। कुछ देर आंखें बंद करके सभी ने उन्हें याद किया।
आंखें खोलते ही सारा ने अपने आप को इमोशनल होने से रोकते हुए अपनी आंखों को थोड़ा सा झपकाया। उसकी ये बात उसके सामने बैठे नील से छुपी नहीं रह पाई। उसके बाद सभी ने फिर से अपना ध्यान लॉयर बख्शी की तरफ घुमा लिया। लॉयर बख्शी ने वक्त जाया किए बिना सामने रखी फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। अपनी 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी में से मैं 100 करोड़ दिल्ली स्थित एक एनजीओ को देना चाहता हूँ। ये एनजीओ बच्चों और बूढ़ों के लिए काम करता है। मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट मिस्टर ग्रोवर खुद वहां पर पहुंचाएं। ये सुनते ही नील के चेहरे पर अपने पापा के लिए बहुत इज्जत दिख रही थी। हालांकि उसे अपने डैड से इतना अटैचमेंट नहीं था, तभी तो वो सालों उनसे दूर रहा और आया भी तो तब जब वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं उनका इस तरह इतना बड़ा अमाउंट किसी एनजीओ को डोनेट कर देना माया को उनकी सिर्फ एक बेवकूफी लग रही थी। मिस्टर ग्रोवर ने हाँ में सिर हिलाते हुए मिस्टर बख्शी को अपना कंसेंट दिया।